नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल राइट के सेशन नंबर 5 के अंदर मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं। इसके पहले भी 4 सेशन मेरे द्वारा लिए जा चुके हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जहां पर मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार की फंडामेंटल राइट्स होती है, फंडामेंटल राइट्स को बाकी अधिकारों से अलग क्यों किया गया है, किस तरीके से ये अलग है, उनके ऊपर भी मेरे द्वारा बातचीत की गई। आर्टिकल 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है, ये हम लोगों ने अभी तक चर्चा की, इनका डिटेल एनालिसिस किया, एक एक वर्ड का मतलब जो है वो मैंने आप लोगों को समझाया। अब आज के सेशन के अंदर आर्टिकल 19 के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 19 क्या है, और अगर होगा तो आर्टिकल 20 अगर टाइम बचेगा तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग अग्निपथ बैच के अंदर अगर जुड़ना चाहते हो, अगर आप लोग कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो अग्निपथ बैच के अंदर जुड़ सकते हो। यहां पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। 900 से ज्यादा लाइव क्लास ली जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा, जिसके अंदर मैं, महिपाल सर, निधि मैम, किंजल सर, अनिरुद्ध सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है केवल 14,999 में। इवन इसके अंदर टेस्ट सीरीज, सी सेट, एथिक्स, मेंस के सारे टॉपिक सब कुछ इंक्लूडेड है। एक्स ब्यूरोक्रेट द्वारा मेंटरशिप और मेंस इनरिचमेंट प्रोग्राम भी। इसी के अंदर अगर आप लोग एसआरसी 10 कोड का यूज करोगे तो उसके बाद में आपको यही सब्सक्रिप्शन जो है वो 7,999 के अंदर मिल जाएगा। यही सारी चीजें आप मार्केट में जाओगे तो इतने की तो आपको टेस्ट सीरीज भी नहीं मिलेगी। लगभग 1.5 लाख रुपए का पूरा पैकेज है जो आप लोगों को केवल 7,999 के अंदर मिल रहा है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, एसआरसी 10 कोड का प्रयोग करो। इसके अलावा देखो अग्निपथ बैच के अंदर सीसेट इंक्लूडेड है, पर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो अलग से सीसेट पढ़ना है, पूरी अग्निपथ बैच नहीं लेना क्योंकि केवल सीसेट मेरा कमजोर है, जीएस मेरा बहुत अच्छा है, तो आप सीसेट का अलग से कोर्स ले सकते हो। उसकी प्राइजेस भी आपकी नजरों के सामने है। प्रीलिम्स और मेंस की अलग से टेस्ट सीरीज भी अग्निपथ की आप वो भी ले सकते हो। यहां पर आप लोगों को कोड जो यूज करना है वो है एसआरसी 10, जिसके बाद में आप लोगों को डिस्काउंट जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। 15 जुलाई से हिंदी मीडियम के लिए भी एक सेपरेट बैच जो है वो शुरू हो रही है, जहां पर वही सारी फैसिलिटी है जो कि अग्निपथ बैच के अंदर है। तो चलिए दोस्तों आप समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 14 वगैरह समझ लिया था, उसके एक्सेप्शन समझ लिए थे। आर्टिकल 15 मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 16 क्या होता है, रिजर्वेशन किस तरीके से आया, रिजर्वेशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का क्या इशू है, क्रीमी लेयर को क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर अपन ने बात करी। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन क्या है, उसके अंदर क्या बेनिफिट है, उसके अंदर क्या इशू है, अनटचेबिलिटी क्या है, और अनटचेबिलिटी आज भी प्रैक्टिस होती है, इसके लिए कौन कौन से कानून जो है वो पास किए गए हैं उसके ऊपर बात की गई। आर्टिकल 18 के ऊपर बात की गई। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है? तो आर्टिकल 19 में कई सारे अलग अलग सब क्लॉजेस हैं। पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के ऊपर। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर भी अलग अलग पार्ट है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए कहता है कि हर एक नागरिक के पास। आर्टिकल 15 नागरिक की बात कर रहा था, आर्टिकल 16 नागरिक की बात कर रहा था। इसके अलावा आर्टिकल 17, 18, 14 ये सारे आर्टिकल एनी पर्सन की बात कर रहे थे, वो नागरिक के लिए नहीं थे, वो भारत के अंदर कोई भी रेसिडेंट है उसके लिए, इवन एलियन के लिए भी। तो आर्टिकल 19 जो है वो नागरिकों के लिए, जो क्या कहता है कि जितने भी नागरिक हैं उनके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी कहता है कि ये लोग पीसफुली असेंबल कर सकते हैं विदाउट एनी आर्म्स। भारत के अंदर लोगों के पास में एसोसिएशन या यूनियन बनाने का अधिकार है। याद रखना, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। यूनियन बनाने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। ट्रेड यूनियन आप बना सकते हो, एसोसिएशन आप बना सकते हो, वो आपका अधिकार है। बट आप स्ट्राइक करोगे ये आपका मूलभूत अधिकार नहीं है। अलग अलग इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर राइट टू स्ट्राइक अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग रूप से दी हुई है। तो अगर राइट टू स्ट्राइक की बात करें तो इट इज ए स्टैट्यूटरी राइट, नॉट फंडामेंटल राइट, ठीक है, जो कि भी हर एक के पास में अवेलेबल नहीं है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी था, वो अब हटा दिया गया है। कोई भी प्रोफेशन जो है परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन, बिजनेस, ट्रेड वगैरह जो है वो भारत के अंदर हर एक नागरिक जो है वो कर सकता है, उसके पास में ये अधिकार है। इसे कैसे याद करोगे? 2 मिनट के लिए आंख बंद करना और जैसे जैसे मैं कहूं वो इमेजिन करना। अपने आप आपको ये सारे आर्टिकल जो है
फंडामेंटल राइट जो है वो याद हो जाएगी फंडामेंट आर्टिकल 19 से रिलेटेड। सबसे पहले आंख बंद करो, गहरी सांस लो, खुद को रिलैक्स करो। इमेजिन करो कि आप स्टेज पे हो, वहां पर आप एक स्पीच दे रहे हो। आपकी स्पीच सुन के बहुत सारे लोग असेंबल हो गए, बहुत सारे लोग आ गए। आपने उन सबको अपने पीछे चला दिया कि आओ मेरे पीछे पीछे आओ, हम लोग एक नया एसोसिएशन बनाएंगे, शुभेंद्र एसोसिएशन, अपना नाम ले लेना, कोई दिक्कत। एसोसिएशन बना, उसके बाद में आप इस एसोसिएशन को लेके, इस एसोसिएशन के जितने भी लोग थे इनको लेके देश के अंदर, भारत के अंदर, भारत का मैप इमेजिन करो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, घूम रहे हो, और फिर आप लोगों को लगता है कि यार हिमालय के यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है जहां पर मैं इस एसोसिएशन को चला सकता हूं, तो आप हिमालय के अंदर जाके रुक गए। फिर आपको लगा कि यार ये एसोसिएशन इतना अच्छा काम कर नहीं रहा है, एक काम करते हैं इस एसोसिएशन को अपन एक बिजनेस में टर्न कर देते हैं, और आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। एक कोट टाई के अंदर अगर आप खड़े हुए हो, इमेजिन कर लिया, याद करो सबसे पहले क्या किया था, स्टेज पे चढ़ के स्पीच दी थी, यानी कि सबसे पहला आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए क्या कहता है, स्पीच का अधिकार है। फिर क्या किया था, जैसे ही आपने स्पीच दी तो लोग क्या हुए, आए असेंबल हुए, तो असेंबल विदाउट आर्म, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी। फिर क्या हुआ आप ही की कहानी के अंदर, बोलो कम ऑन, आपने उन लोगों को मिला के एक एसोसिएशन बना दिया, एक यूनियन बना दिया, और फिर उसको लेके आप देश भर के अंदर घूमने लगे। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी असेंबल एसोसिएशन है, और 1 क्लॉज डी जो है वो भारत के टेरिटरी के अंदर कहीं भी घूमना है। याद रखना, भारत की टेरिटरी के अंदर घूमना आर्टिकल 19 में आता है, पर भारत से बाहर जाना, फॉरेन में मूव करना, वो आर्टिकल 21 में आता है। फिर उसके बाद में आप सब दूर घूमे और आपको लगा कि यार एक जगह पे सेटल हो जाते हैं, आप हिमालय के वहां पे सेटल कर गए, तो राइट टू सेटल। उसके बाद में फिर आपको लगा कि यार ये एसोसिएशन जो मैंने बनाई है वो इतना अच्छा काम नहीं कर रही है, इसको मैं बिजनेस में टर्न कर देता हूं, है ना, पॉलिटिकल पार्टी में टर्न कर देता हूं, जिसमें भी कर देता हूं, तो आप वो प्रोफेशन वगैरह जो है परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्टिकल 19 के अंदर अलग अलग सब क्लॉजेज हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में अब समझने का प्रयास करते हैं, दैट इज फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, एक बहुत ही छोटी सी फंडामेंटल राइट, एक बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है कि एवरी सिटीजन इन दिस कंट्री हैज राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दिखने में बहुत छोटा है, पर हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। CJI पतंजलि कहते हैं कि दिस फंडामेंटल राइट, दैट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इज अ हार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतंत्र का दिल है ये। ऐसा क्यों? आप खुद सोचो कि लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का तंत्र, जहां पर सरकार अगर गलत करे तो लोग उस सरकार को क्रिटिसाइज करें, उसकी कमियों को निकालें, उसके खिलाफ मीडिया के अंदर आए, न्यूज के अंदर आए, खुल के आए। फिर उसके बाद में लोगों को लगे कि नहीं ये सरकार शायद गलत कर रही है, तो सरकार को अगले इलेक्शन के अंदर, अगले चुनाव के अंदर बदल दिया जाए। पर अगर यही आर्टिकल आपके पास नहीं होता, इमेजिन दिस, कि इंडिया के अंदर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होता, तो फिर न्यूज़पेपर को गवर्नमेंट कंट्रोल करती। अगर यही राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होता, तो आप अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते तो आप जेल में होते। ऐसी कंडीशन में एक का एक रूल जो है वो भारत के अंदर क्रिएट हो जाता, तो क्या भारत में लोकतंत्र होता? भारत में या फिर किसी देश में भी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए स्पीच और एक्सप्रेशन की आजादी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस कारण से ये फंडामेंटल राइट डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के केस में फंडामेंटल राइट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ द जुडिशियल क्रिएटिविटी। जुडिशियल क्रिएटिविटी क्या है कि कोई एक फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट के इंप्लीमेंटेशन को बढ़ाना, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना और उसके जरिए और फंडामेंटल राइट देना। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है। आर्टिकल 21 के बाद सबसे ज्यादा इवॉल्व फंडामेंटल राइट है, सेकंड मोस्ट इवॉल्व फंडामेंटल राइट। इसके जरिए कई सारी फंडामेंटल राइट जो है वो इस देश के अंदर दी गई।
फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ पर्सन नोन एज नवीन जिंदल। नवीन जिंदल 1995 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि डियर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अनुसार क्या मेरे पास में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है क्या? मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार रखता हूं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल है। नवीन जिंदल ने कहा डियर सुप्रीम कोर्ट, अगर मेरे पास में एक्सप्रेशन का अधिकार है तो उसे वॉयलेट क्यों किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है मतलब कहना क्या चाहते हो? 1995 के पहले भारत के अंदर फ्लैग कोड के अनुसार भारत में फ्लैग जो है वो पब्लिक बिल्डिंग के ऊपर लगाए जाते थे। आज के समय पे प्राइवेट बिल्डिंगों पे घर घर पे जिस तरीके से फ्लैग लगते हैं उस तरीके से फ्लैग नहीं लगते थे। नवीन जिंदल कहते हैं कि डियर सुप्रीम कोर्ट, अगर मेरे पास में राइट टू एक्सप्रेस है तो मैं अपना प्रेम, अपनी पेट्रोटिज्म एक्सप्रेस करना चाहता हूं। मैं 15 अगस्त के दिन, मैं 26 जनवरी के दिन या मैं किसी भी दिन अपने हाथ में झंडा लेके चलना चाहता हूं। मैं अपने सीने पे वो बैज लगा के चलना चाहता हूं। मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरे मन में इस देश के लिए कितना प्रेम, मैं उसे एक्सप्रेस करना चाहता हूं। बट ये जो फ्लैग कोड है, इस फ्लैग कोड की वजह से मैं वो कर नहीं पाता, क्योंकि फ्लैग जो है वो केवल पब्लिक बिल्डिंग पे ही अलाउड है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राइट टू एक्सप्रेशन के तहत कहती है कि यस, इवन फ्लैग कोड नीड टू बी चेंज और प्राइवेट बिल्डिंगों के ऊपर, घरों के अंदर भी फ्लैग लगाए जा सकते हैं। लोग अपने सीने पे फ्लैग का बैच लगा के भी घूम सकते हैं। हालांकि उसके अंदर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ नियम कानून थे। अनदर, भारतीय संविधान के अंदर राइट टू प्रेस एक मूलभूत अधिकार के रूप में कभी नहीं दिया गया। इवन पूरे संविधान में राइट टू प्रेस की बात ही नहीं की गई। जिसके बाद में भारत के अंदर कई बार ऐसा होता कि लोग न्यूज़पेपर छापते पर उस न्यूज़पेपर को सर्कुलेट नहीं होने दिया जाता, या किसी जगह पे न्यूज़पेपर बन रहा था तो उस जगह को अगर वो सरकार खिलाफ लिखती तो मिल को ही रोक देते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहां पर इंटरव्यू करती है इन रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब केवल बोलना नहीं है, केवल एक्सप्रेस करना नहीं है, बल्कि लिखना भी है। क्योंकि एक आदमी अपने आप को एक्सप्रेस बोल के ही नहीं करता, लिख के भी कर सकता है। और वो लिखना इवन पेपर के अंदर, स्टोरीज के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, किताबों के अंदर, इन सब को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में लिया जाएगा। जिसके कारण से राइट टू प्रेस इज गिवन एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके क्या होने लगा कि पेपर छपते तो सही पर उन्हें सर्कुलेट नहीं होने दिया जाता, सेंसरशिप लगा दी जाती अगर वो सरकार के खिलाफ बोलते तो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राइट अगेंस्ट सेंसरशिप भी दिया कि अपने आप को बोलने का अधिकार, तो बोलने के साथ में आपके पास में यह भी अधिकार है कि जो आप बोल रहे हो, जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, वो लोगों तक पहुंचे। वरना आपकी इच्छा है कि सरकार के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ जो सही क्रिटिसिज्म है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, आप वो देना चाहते हो, बट आप वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं पा रहे। आप मन मन में ही बोल रहे हो कि अरे स्पीच एंड एक्सप्रेशन है मेरे मन में। इट इज नॉट लाइक दैट। स्पीच एंड एक्सप्रेशन अपने स्पीच को देना और एक्सप्रेस करना एक इंडिविजुअल, एक पर्सनल ग्राउंड पे नहीं होता है, वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी होता है। जिसके कारण से राइट अगेंस्ट सेंसरशिप जो है वो भारतीय संविधान के अंदर तो नहीं थी, बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंदर इसे भी दिया। इंदिरा गांधी, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंदिरा गांधी के समय पे भारत के अंदर काफी ज्यादा इनस्टेबिलिटी थी। ऐसी कंडीशन में कई सारे न्यूज़पेपर इंदिरा गांधी के खिलाफ भी लिख रहे थे। इंदिरा गांधी को वो चीज अच्छी नहीं लग रही थी, जिसके कारण से इंदिरा गांधी जी ने न्यूज़पेपर के ऊपर रोक लगाने की कोशिश की, पर वो लगा नहीं पाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राइट टू प्रेस इज नाउ अ फंडामेंटल राइट। जिसके बाद
अखबार का जो पेपर होता था भारत में, वो हम लोग इंपोर्ट करते थे। भारत के अंदर बजट कम होने के चलते ये कहा गया कि जो न्यूज़पेपर का पेपर है, जिसके ऊपर पेपर छपता है, वो इंपोर्ट नहीं होगा। अब पेपर ही इंपोर्ट नहीं होगा तो फिर न्यूज़पेपर छपेगा कैसे, राइट टू प्रेस मिलेगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन बेनेट कोल्डमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। बेनेट कोल्डमैन क्या है ये आप बताओगे, एक न्यूज़पेपर का नाम है ये, ठीक है। अभी बहुत फेमस न्यूज़पेपर है, उसके ऊपर अभी भी लिखा आता है बेनेट कोल्डमैन, ये नीचे कमेंट करना आप। बेनेट कोल्डमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहता है देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। मतलब जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आप डायरेक्टली प्रेस के ऊपर रोक नहीं लगा सकते, न्यूज़पेपर के ऊपर रोक नहीं लगा सकते, तो आप इनडायरेक्टली भी ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि पेपर को इंपोर्ट ही नहीं करोगे, भारत में पेपर ही नहीं आएगा और फिर वो छपेगा ही नहीं, उसके ऊपर कुछ लिखाएगा ही नहीं और भारत में सर्कुलेट ही नहीं होगा। इस तरीके से नहीं हो सकता। देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन एज वेल, कि आप ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली प्रेस को रोक लगा सकते हो। तो भारत के अंदर राइट टू प्रेस जो है वो इस तरीके से दी गई। इतना ही नहीं, भारत के अंदर क्या हुआ करता था कि राइट टू इंफॉर्मेशन पहले नहीं थी, इवन संविधान के अंदर या कानूनों के अंदर भी नहीं थी, 2005 तक नहीं थी। देयर वाज अ पर्सन जो कोर्ट के पास में पहुंचता है, वो कोर्ट के पास में पहुंच के कहता है कि डियर सुप्रीम कोर्ट, क्या आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के तहत मेरे पास बोलने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट कहती है यस यू हैव। कहता है कि अगर मेरे पास में बोलने का अधिकार है तो डियर सुप्रीम कोर्ट, क्या मेरे पास में सवाल पूछने का भी अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट कहती है क्यों? वो व्यक्ति कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं अभी जो सरकार है उससे, कि उसने इस साल क्या क्या काम किए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं मेरे इधर उतरने वाले इलेक्शन के अंदर होने वाले कैंडिडेट से, कि उसके नाम की कितनी प्रॉपर्टी है, उसके नाम पे कौन कौन से क्रिमिनल केसेस हैं, उसके स्पाउस के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, पिछली बार कितनी थी और इस बार कितनी हो गई, क्रिमिनल केसेस कितने कितने हैं, अगली बार अगर वो पावर में आएगा तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या क्या डेवलपमेंट करेगा। मैं सवाल पूछना चाहता हूं हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से कि इतना बजट इस चीज के लिए पास हुआ था तो वो बजट कहां गया, उस बजट का किस तरीके से यूज हुआ। डियर सुप्रीम कोर्ट, अगर मेरे पास में बोलने का अधिकार है तो क्या मेरे पास सवाल पूछने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट गिव इट दैट। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यस, a citizen in this country also has a right to ask question, because after asking question, after demanding a information, a citizen can make a informed decision for himself. He can choose his representative informatively. और ये अधिकार भी यहां पर दिया गया। अब समझे कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है और इसे कितना इवॉल्व किया गया, इसके अंदर कौन कौन सी और अलग अलग फंडामेंटल राइट जो है वो जोड़ी गई। दिस वाज द ब्यूटी ऑफ दिस स्मॉल आर्टिकल जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। इवन राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत अगर आपके पास बोलने का अधिकार है तो आपके पास शांति का भी अधिकार है, यानी कि उसका उल्टा राइट टू साइलेंस भी है। मतलब आपके आसपास नॉइज नहीं होगी, नॉइज होगी भी तो वो एक पर्टिकुलर डीबी से ज्यादा नहीं होगी, तो नॉइज पोल्यूशन के खिलाफ भी आपके पास में अधिकार है। कोई सी चीज आप लोगों को जबरदस्ती नहीं सुनाई जा सकती, वो भी आपके पास में अधिकार है। इवन देयर वाज अनदर केस, भारत के अंदर सब कुछ पहले ऑफलाइन होता था, पूरे वर्ल्ड में ऑफलाइन होता था। सन 1990s के बाद में थोड़ा कंप्यूटराइजेशन होने लगा। सन 2000 तक आते आते हम लोगों को देखने को मिला कि भारत के अंदर डिजिटलाइजेशन काफी हद तक बढ़ चुका था, जहां पर कई सारी चीजें ऑनलाइन हो रही थी, इवन कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी ऑनलाइन किया जा रहा था। ऐसी कंडीशन में इन सारी चीजों को एक लीगल बैकिंग देने की आवश्यकता थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक एक्ट होना आवश्यक था, जिसके कारण से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो भारत के अंदर पास किया गया। बाद में इसी के अंदर सेक्शन 66 ए डाला गया। सेक्शन 66 ए के तहत भारत में हेट स्पीच को रोकने का प्रयास किया गया, बट
इसकी जो वर्डिंग थी वो गड़बड़ थी, क्योंकि चीजें ऑनलाइन हो रही थी तो कई सारे लोग ऑनलाइन के अंदर कुछ भी लिख रहे थे, कई सारी चीजें लिख रहे थे, फेक इन्फॉर्मेशन भी आ रही थी, जिसके कारण से सेक्शन 66A जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर डाला गया। और इस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर जब सेक्शन 66A डाला गया तो इस सेक्शन 66A के अंदर कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति डिजिटली इंटरनेट, मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए कुछ लिखता है कुछ इस तरीके से कि दूसरे व्यक्ति हर्ट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्रिमिनल ऑफेंस है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। टू 2015 a leader in Maharashtra got die, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बंद हो गया, महाराष्ट्र वॉज क्लोज्ड। उस समय पर एक महिला फेसबुक के ऊपर लिखती है कि एक लीडर की डेथ की वजह से महाराष्ट्र के अंदर अधिकतर शहर बंद क्यों हैं। दूसरी महिला वहां पर लाइक कर देती है उसी फेसबुक पोस्ट को, जिसके बाद इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि जिन लीडर की डेथ हुई थी उनके पार्टी के लोग हर्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया, क्योंकि डिजिटली बोला, कोई और व्यक्ति हर्ट हो गया, इस कारण से अरेस्ट कर लिया जाता है। बट डोंट यू थिंक कि ये उस महिला की राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है? इवन दूसरी महिला ने तो केवल उस पोस्ट को लाइक किया, इवन लाइकिंग अ पोस्ट इज ऑल्सो क्रिमिनलाइज्ड हियर। जिसके बाद श्रेया सिंघल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 66A को हटाया, कहा इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसी कोई सा भी एक्ट या कानून, लॉ, बाय लॉ, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस जो भले ही भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आए, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट को, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है तो इट कैन बी वॉइड, तो वॉइड घोषित किया गया। ठीक है, तो ये चीजें भी हम लोगों को देखने को मिलती है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन एज वेल। ऐसा नहीं है कि आपके पास में बोलने का अधिकार है तो आप कुछ भी कह सकते हो, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ केस रिसेंटली, नुपुर शर्मा, या जो नाम मैं याद कर रहा हूं, आई थिंक इट वॉज नुपुर शर्मा, या कहूं एक महिला एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर कुछ कहती हैं प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ। आई नो आप लोगों ने ये न्यूज़ कई बार पढ़ी भी होगी, जिसके बाद में भारत के अंदर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है, जिसके बाद में भारत के अंदर कई सारे देशों के साथ में, जो मुस्लिम देश हैं, जो इस्लामिक देश हैं, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनके रिलेशन के ऊपर भी असर पड़ता है, भारत और उनके रिलेशन के ऊपर भी। तो क्या इस तरीके का अधिकार देश में दिया जा सकता है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना, किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करना। रिसेंटली आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी जहां पर दिल्ली मेट्रो के अंदर देयर इज अ वुमन जो एक ऑब्सीन ड्रेस पहन के दिल्ली मेट्रो में आती हैं, काफी ज्यादा फेमस भी होती हैं बिकॉज ऑफ मेट्रो गर्ल, बट उनके खिलाफ भी केस होता है। इवन मेट्रो जो है वो कहती है कि हम लोग एक्शन लेंगे। तो क्या अपने आप को एक्सप्रेस करना इस हद तक भी एक्सप्रेस किया जा सकता है जो समाज की मोरालिटी और ऑब्सेनिटी के खिलाफ हो? फॉर एग्जाम्पल आपके पास में बोलने का अधिकार है, देयर इज अ थिएटर, आप उस थिएटर के अंदर जाते हो, वहां पर जाके चिल्लाते हो आग लग गई, लोगों में भगदड़ मच जाती, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, तो क्या इस लेवल तक भी बोलने का अधिकार हम लोग दे सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। जिसके कारण से बोलने के अधिकार में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। तो वो रेस्ट्रिक्शन जो है वो आर्टिकल 19 में ही दिए गए हैं। पहला है डिसेंसी और मोरालिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बट व्हाट इज अ डिसेंसी, व्हाट इज अ मोरालिटी? इट इज इटसेल्फ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल पुराने समय पे जो मूवियां हुआ करती थी
उस समय पर कोई भी हीरो हीरोइन के बीच में इंटीमेट सीन होता था तो उसे दो फ्लावर को इस तरीके से ऐसे ऐसे करके दिखा दिया जाता था, क्योंकि उस समय पर हल्का सा भी इंटीमेट सीन दिखाना वॉज अगेंस्ट द डिसेंसी, अगेंस्ट द मोरालिटी, और ऐसी कंडीशन में वो सेंसर बोर्ड जो है वहां पर रोक लगा देती थी या फिर वो सीन को कट करा देती थी। धीरे धीरे करके समाज की मोरालिटी, डिसेंसी के अंदर चेंजेस हुए। आज आप देख सकते हो किस तरीके से इंटीमेट सीन जो है वो दर्शाए जाते हैं, बट अभी भी हॉलीवुड मूवी के मुकाबले बॉलीवुड मूवी के अंदर डिसेंसी मोरालिटी मेंटेन है, क्योंकि वहां की डिसेंसी मोरालिटी हैज सम डिफरेंट डेफिनेशन, भारत के अंदर अलग है। डिसेंसी एंड मोरालिटी इज इटसेल्फ अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। हालांकि ये जनरली कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या ये डिसेंसी और मोरालिटी का ब्रीच है या नहीं है कोई सी भी चीज। भारत के अंदर कोई व्यक्ति बोलने का अधिकार रखता है, पर ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो तो देश की सिक्योरिटी के ऊपर असर आ रहा है, मतलब आप 10-12 लोगों को कह रहे हो, उकसा रहे हो कि देश के खिलाफ ही विरोध कर दो, विद्रोह कर दो, इस तरीके की बातें आप नहीं कर सकते। तो ऐसी बातें नहीं कर सकते जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ है। वॉर को प्रीच करना, आर्म्ड रेबिलियन को बढ़ावा देना, वो चीज नहीं कर सकते आप किसी व्यक्ति को बढ़ावा नहीं दे सकते कि जा एक काम कर, मर्डर कर दे और बोलो कि मेरे पास तो राइट टू स्पीच था। मतलब इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस किसी को नहीं कर सकते आप, किसी को बढ़ावा नहीं दे सकते बोल के कि भैया तू ये कर दे। इसके अलावा देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए आपके बोलने की वजह से। भारत के जो फ्रेंडली रिलेशन है दूसरे देशों के साथ में, उसके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखो भले ही इस देश का कोई भी नागरिक कुछ ऐसा कह रहा है जो दूसरे देश की गरिमा या दूसरे देश की फीलिंग को हर्ट करता है, तो उस देश के लिए भारत में आप कोई अलग व्यक्ति नहीं हो कि उस व्यक्ति ने बोला। एक्चुअली इस देश के हर नागरिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट इंटरनेशनल इश्यूज में, क्योंकि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्ट। ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट हैज टू रेस्ट्रिक्ट आवर एक्ट कि ऐसी बातें मत बोलो जो भारत के फ्रेंडली रिलेशन को खराब करे। ना ही आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भीड़ भड़के वाली जगह के अंदर जाके चिल्ला दिया और बम लगा है और लोगों के अंदर भगदड़ मच गई और डेथ्स हो गई। इस तरीके की चीजें नहीं हो, मतलब पब्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए। इवन आप बोल सकते हो, पर जैसे कोर्ट है, कोर्ट इस देश के अंदर न्याय देता है। ऐसी कंडीशन में लोगों का कोर्ट के ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। अब आप क्या कर रहे हो, आप किसी दिन उठ रहे हो और कोर्ट को बदनाम करना शुरू कर रहे हो बिना किसी आधार पे, बिना किसी फैक्ट के आधार पे, बस अपनी इच्छा के अनुसार है कोर्ट तो ऐसी, अरे कोर्ट तो वैसी, भले उसके पीछे कोई तथ्य ना हो, कोई फैक्ट ना हो। ऐसी कंडीशन में लोगों का भरोसा न्याय व्यवस्था से उठ सकता है। ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर कंटेम्प्ट टू कोर्ट लगेगा। मतलब आप बोल सकते हो पर आप कोर्ट के खिलाफ विदाउट एनी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और विदाउट एनी फैक्ट नहीं कह सकते। आपके पास में कुछ एविडेंस, कुछ फैक्ट होना चाहिए जिसके आधार पे आप कहो कि देखो कोर्ट के अंदर ये गड़बड़े हैं। वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आर ओके, बट अगर आप डायरेक्टली कोर्ट की अवहेलना करते तो इट इज ऑल्सो क्रिमिनल ऑफेंस। नॉट जजेस, आपके पास में बोलने का अधिकार है, आप कह रहे हो मेरे पास है। अब कोई नेता है जो चुनाव में उतरा है, आपको नहीं पता उसके बारे में कुछ, पर आपने क्या करा और 10-12-20 लोगों को मिलाया और उसके नाम पे गलत गलत बातें जो है फैलाना शुरू कर दी। फॉर एग्जाम्पल, एक महिला है जो अपना जीवन जी रही है, आपको उस पर प्रेम है, वो आपके प्रेम को एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, समाज के अंदर उसके बारे में गलत गलत बातें फैला देते हो, और कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। इसे कहा जाता है मानहानि, के सामने वाले व्यक्ति की मान सम्मान की हानि करना। अगर आपके पास में कोई फैक्ट, कोई एविडेंस नहीं है जो चीज आप कह रहे हो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ, तो वो भी भारत के अंदर गलत है, डिफेमेशन के केस में आता है। क्योंकि आपके पास में बोलने का अधिकार है तो सामने वाले के पास में भी जीने का अधिकार है। वो, और जीने का मतलब केवल सांस लेना नहीं होता, जीने का मतलब होता है डिग्निफाइड तरीके से जीना, मान सम्मान से जीना। और अगर आपके कहने पे उसके मान सम्मान पे हानि पहुंचती है, विदाउट एनी फैक्ट आप कहते हो, ऐसी कंडीशन में डिफेमेशन का केस हो सकता है। वो आप लोगों ने कई बार न्यूज वगैरह के अंदर देखा भी होगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं।
देन देयर इज अनदर थिंग दैट इज अ सेडिशन। सेडिशन क्या है? तो एक्चुअल में इसके ऊपर मेरे द्वारा सेपरेट वीडियो बनाई गई है, पाथफाइंडर करके सेडिशन बाय शुभेन सर सर्च कर लेना, या सेडिशन पाथफाइंडर करके सर्च कर लेना। सेडिशन किस तरीके से आर्टिकल 19 के ऊपर रोक है उसके ऊपर ही मैंने बताया, सेडिशन एक्चुअल में है क्या उसके ऊपर पूरा डिस्कस किया है, तो एक बार आप उसको सर्च कर लेना। रिसेंटली सेडिशन को नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित नहीं किया गया है। आईपीसी की धारा 124 ए को नल एंड वॉइड घोषित नहीं किया गया, याद रखना। इसके बस इंप्लीमेंटेशन को रोका गया है जब तक कि फर्दर इसके ऊपर केस नहीं हो जाता, ठीक है, इसके ऊपर चीजें जो है वो रिजॉल्व नहीं हो जाती। इसके अलावा फिर बाकी सारी चीजों को अपन ने देख ही लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को पाथफाइंडर टीम के साथ में जुड़ना है और इन एजुकेटर के साथ में पढ़ना है, इस तरीके से हर एक चीज की डिटेल एनालिसिस लेना है, कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी करना है, तो अग्निपथ बैच के अंदर जुड़ सकते हो। केवल 7,999 की बैच है। इससे सस्ते दामों के अंदर आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा, जिसके अंदर प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ कवर होगा। इसके अंदर आप लोगों की कंप्लीट तैयारी जो है वो हम लोग कराएंगे। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC 10 कोड का प्रयोग करो। SRC 10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को डायरेक्ट डिस्काउंट और मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।